गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। बढ़िया बेटा, बढ़िया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आप लोग बताओ, आपका कैसा चल रहा है? आपका बढ़िया चल रहा है सब लोगों का? अदिति बेकार क्यों चल रहा है बेटा? अदिति क्यों बेकार चल रहा है सब कुछ? हम्म। भाई देखिए, अच्छा, इनऑर्गेनिक। नहीं नहीं, मैक्स में तो बढ़िया चल रहा है ना। अब देखो, बाकी सबका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैक्स में तो बढ़िया चल रहा है ना। हाँ, बस। मैथ्स में कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। मैथ्स में तो अपना सीधा सा टारगेट ये रखो आप लोग कि भाई आपको एक्सरसाइज 1 और 3 क्लास नोट्स ये अच्छे से कर लेना। अगर आपने एक्सरसाइज 1, 3 और क्लास नोट्स भी अच्छे से कर लिए ना, तो आपकी एडवांस में 2000 के अंदर अंदर रैंक आ जाएगी। मेंस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मेंस में तो आप मान लीजिए कि आप अगर इतना कर लेंगे ना, तो आप टॉप 500 के आसपास की रैंक तो आराम से ले आएंगे इसमें। हाँ, आराम से। क्योंकि अगर आपने 1, 3 और क्लास नोट्स भी अच्छे कर लिए ना, तो बहुत बेहतर है। उसमें इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो ये भी सफिशिएंट मटेरियल है जो अपन पढ़ रहे हैं। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में एक्चुअली मैं तो अपने बारे में इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्लास नोट्स में आपको हर चीज पढ़ा दी है। तो इसलिए मैं अपने बारे में तो कंफर्म इसलिए देता हूँ क्योंकि अपन क्लास नोट्स में कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। तो अपना ही रहता है कि यार अपन ने क्लास नोट्स लगभग लगभग सारे कर लिए, तो मैं अपने बारे में तो गारंटी ले सकता हूँ कि उसमें बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि अपन ने हर चीज पढ़ी होती है ना। अब फिजिक्स केमिस्ट्री का मुझे आइडिया नहीं है कि भाई क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, लेकिन अपने सब्जेक्ट की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, है ना। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने लगभग हर कॉन्सेप्ट को मैं लेता हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि हर तरह का सवाल क्लास नोट्स में मौजूद है, ताकि जब बच्चा रिवीजन करे ना, तो उसको एक का और कोई चीज नहीं भी पढ़े और वो क्लास नोट से भी रिवीजन कर लेना, तो उसका लगभग लगभग सारा कवर हो जाए। तो इस थॉट को दिमाग में रखते हुए मेरी कोशिश ये रहती है कि लगभग हर तरह का सवाल बच्चे के क्लास नोट्स में हो। है ना। और रिवीजन का तो देखो सीधा सा है कि पहले आप हर चैप्टर के क्लास नोट्स एक्सरसाइज 1 अच्छे से करो, क्योंकि आपको मेंस के पहले इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। फिर अपना स्टार्ट करें। आज अपन इंडेफिनेट खत्म कर लेंगे। हाँ, आज अपना इंडेफिनेट खत्म हो जाएगा। और बस, चलिए तो। हाँ, चालू करते हैं बेटा, बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। एक मिनट बस में मार
बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, टेस्ट में डेफिनेट भी आ रहा है, बट अब टेस्ट का मुझे नहीं आइडिया है, बट इंडेफिनेट आज अपन खत्म कर देंगे और डेफिनेट कल स्टार्ट कर देंगे। एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, हाँ एक्चुअली डिजिटल बोर्ड पे क्लास लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि डिजिटल बोर्ड पे थोड़ी सी मेरी स्पीड कम बन रही है, तो इसलिए इस बोर्ड पे स्पीड ज्यादा बनती है, तो इस वजह से मैं इस बोर्ड पे पढ़ा रहा। एक्चुअली क्या है कि सुबह तो हम ऑफलाइन में इसी बोर्ड पे पढ़ाते हैं, अब सुबह ऑफलाइन में इसी बोर्ड पे पढ़ाते हैं, तो क्या इस पे स्पीड बनी हुई रहती है, तो फिर क्या है कि कहीं अपन पीछे ना हो जाएं, इस चक्कर में मैं कोशिश कर रहा हूँ इससे क्या स्पीड बनी रहती है। हाँ, तो स्पीड बनी रहती है तो वो थोड़ा सा सही हो रहा है ना। बाकी अगर ऐसे कोई दिक्कत हो तो अपन उस पर भी ले लेंगे, डिजिटल वाले पे भी, है ना। हाँ, तो इस बोर्ड पे दिक्कत तो नहीं है किसी को, है ना। हाँ फिर ठीक है, तो इस पे क्या स्पीड बन जाती है, इसलिए अपन इसको प्रिफर कर रहे हैं। ठीक है चलिए, चलो अब आप बताओ डिस्कशन में क्या था। एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी तो मेरे ख्याल से पूरी बन गई होगी आप लोगों की। एनसीईआरटी तो पूरी बन गई 7.7, उसमें तो सीधे स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सवाल थे। चलिए शीट में क्या था, एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड में सेक्शन सीओडी था आई थिंक। एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड में सेक्शन सीओडी था, यही था। हाँ चलिए, तो एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड सेक्शन सीओडी में मैं आ जाता हूँ। बोलो बेटा, सेक्शन सी में बोलो पहले। सेक्शन सी में सी फोर तो बेटा x² - 1 दे रखा है ना, तो x को सेक थीटा, तो x को सेक थीटा पुट करते ही वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो C4 आपको करना है, तो दिख ही रहा है कि भाई ये C4 है और ये इंटीग्रेशन है x ln x अपॉन x² - 1 की पावर 3/2। तो आपको x को कितना पुट कर देना है, सेक थीटा, तो dx कितना हो जाएगा सेक थीटा का, सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। उसके बाद बाई पार्ट्स का सीधा सा सवाल बन जाएगा, sec² θ - 1 tan² θ हो जाएगा और बाकी कन्वर्ट हो जाएगा बाई पार्ट। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन से भी हिंट मिल रहा है कि सेक थीटा पुट करना है, अदरवाइज यहाँ से पहचान लिया करो हमेशा। चलो C4 के बाद आगे बढ़े, C2 में भी हिंट देना है। C2 में तो बेटा, C2 में तो tan इनवर्स x को t लेट कर लो, C2 में tan इनवर्स x को t लेट कर लो, तो वो e की पावर t एफ टी प्लस एफ डैश टी बन जाएगा, एफ टी प्लस एफ डैश टी बन जाएगा अगर tan इनवर्स t को t लेट करोगे। C6 में, है ना, C6 में क्या है, C6 में है फटाफट ln x को t पुट कर लो बेटा। C6 में ln x को t, तो x बराबर e की पावर t, dx बराबर e की पावर t dt। तो इंटीग्रेशन किस में बदल गया बेटा, e की पावर t, t-1 और 1+t², अच्छा, का होल स्क्वायर इंटू डी टी, ये बन गया। हाँ तो ये उसी में कन्वर्ट कर दो, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते ही कन्वर्ट हो जाएगा बेटा ये। इसको क्या, ऊपर का होल स्क्वायर ओपन कर लो, तो 1+t² - 2t और नीचे 1+t² का होल स्क्वायर इंटू कितना हो गया डी टी। बस हो गया आपका काम। आई बराबर किस में कन्वर्ट हो गया, ई की पावर टी, इसको इसके नीचे ले लो 1+t² वाले मैटर को, 1+t² को इसके नीचे लोगे तो 1/1+t², एक फंक्शन ये हो गया, प्लस -2t/1+t² का होल स्क्वायर इंटू डी टी। ये बेटा एफ टी बन गया और ये एफ डैश टी बन गया, एक एफ टी बन गया और एक एफ डैश टी बन गया, बस एफ टी एफ डैश टी, तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी बन जाएगी। ये C6 था। C6 के बाद सेक्शन डी में आ जाऊं।
C6 के बाद सेक्शन डी में आ जाओ। D3 में क्या है? D3 तो बेटा मैंने कितनी बार समझाया, D3 में 1 माइनस एक्स क्यूब को टी स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक्स क्यूब को बाहर लेंगे तो इंटीजर पावर नहीं आएगी तो 1 माइनस एक्स क्यूब को टी स्क्वायर लेंगे। फिक्स है, ये तो नियम बना दिया ना अपने। एक्स क्यूब को बाहर लेते हैं तो इंटीजर पावर नहीं आ रही, 3/2 बाहर आ रही है, तो 1 माइनस एक्स क्यूब को टी स्क्वायर लो। फिक्स है, कोई दिमाग नहीं लगाना। तो D3 के लिए आपको 1 माइनस एक्स क्यूब को टी स्क्वायर लेना है, तो पूरा वो DT में कन्वर्ट हो जाएगा। D4 में वही e की पावर x को t ले लो। D4 में e की पावर x को t ले लो, तो e की पावर x को t लेके कन्वर्ट हो जाएगा ये मेरे ख्याल से आसानी से। इसके बाद ये अपना शीट का सवाल बन जाएगा, शायद पहले कर चुके अपन इस तरह का सवाल। अगर D4 आपको करना है तो e की पावर x को कितना ले लो, t, तो e की पावर x dx कितना हो जाएगा, dt, तो dx बराबर dt अपॉन t हो गया बेटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1/t t माइनस अपॉन t प्लस 1, ये अपना एक्सरसाइज 1 या 2 में कहीं पे सवाल आ चुका है ना। एक्सरसाइज 1 या 2 में कहीं पे आ चुका, कहाँ आया मुझे नहीं पता, बट 1 या 2 में कहीं आ चुका। t-1 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये t-1 हो गया ऊपर तो, और नीचे कितना हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 1, 2 पार्ट हो जाएंगे। ये आ चुका है सवाल अपना कहीं पे, मेरे को याद नहीं कहाँ आया, एक्सरसाइज 2 वगैरह में कहीं पे कन्वर्ट कर लिया। ये सेम ही इसी था, ये एक्सेस यहाँ टी स्क्वायर था जब अपन ने पहले डिस्कस किया था, ये सवाल उसमें टी स्क्वायर था। एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट में आया है ना बस। हाँ हाँ, तो एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट में आ गया, यहाँ पे टी स्क्वायर था, कल डिस्कस किया था। हाँ तो कल क्या होगा, एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देखो बच्चों ने लिख भी दिया, कुछ बच्चों ने लिख भी दिया एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखूं क्या एक बार, सही लिख रहे हो क्या? अरे वाह, सही लिख रहे हो यार। एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5। अब तुम भी पहचानने लग गए मेरी तरफ क्वेश्चनों को, हैं? और देखो जो बच्चा पहचानने लग जाएगा ना क्वेश्चनों को, उसका सोल्व भी होने लग जाएगा, ये गारंटीड है। जो पहचानने लग गया उसका सोल्व भी होने लग गया, सही पहचाने। तो बस अब इसके 2 पार्ट में ब्रेक कर दो इसको। दिस अपॉन दिस, ये फॉर्मूला बन गया बेटा, है ना, और दिस अपॉन दिस, ये भी फॉर्मूला बन गया। ये तो सेक इनवर्स का फॉर्मूला बन गया, और ये उसका बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग वाला। चलो और बोलो, इसमें सेक्शन डी में और कुछ हो तो बोलो फटाफट। सेक्शन डी में और कुछ? ये अपन ने D4 तो सोल्व कर दिया। D5 तो वही ना बेटा, x की पावर n को बाहर ले लो। D5 तो वही ना, x की पावर n को बाहर ले लो, x की पावर n को बाहर ले लो, D5 तो वही है भाई। इस तरह के सवालों का तो यही है, इंटीजर आ रहा है या नहीं आ रहा, बस x की पावर n प्लस 1, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n। इसको t लेट कर लेना, ये dx dt में चला जाएगा। इसको t लेट कर लेना 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर n को, तो बचा हुआ dx dt में चला जाएगा, है ना, तो उससे हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है, हो गया सबका कंप्लीट। आगे बढ़े क्लास नोट्स पे, आगे बढ़े क्लास नोट्स पे। चलो चलिए, तो अपन ने टाइप नंबर 10 तक हमने पढ़ लिया था। आज एक आध दो टाइप और हमें पढ़नी है ना। टाइप 11 की बात करते हैं, टाइप 11 की बात, 10 की बात करते हैं। 9 तक अपन ने कर लिया था। 6 तो वो हो गई थी, 3 2 5 6 और 3 9 टाइप कर ली थी अपनी। 10 है, तो 10 में हमने बेटा लिया है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन रूट जी एक्स डी एक्स हो, या एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो, है ना। इस तरह का कोई सवाल हो वह एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स एंड जी एक्स आर सेम टाइप फंक्शन। एफ एक्स और जी एक्स क्या है बेटा, सेम टाइप के फंक्शन है। एफ एक्स एंड जी एक्स आर सेम टाइप फंक्शन। अभी मतलब समझ में आएगा सेम टाइप फंक्शन का, जब मैं सवाल लिखूंगा तो आप पहचानोगे सेम टाइप फंक्शन का मतलब क्या है। और इसके हिंट में लिखो कि हम लेट करेंगे कि ये जो ऊपर वाला फंक्शन है ए इंटू नीचे वाला फंक्शन प्लस बी इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस सी, ए इंटू नीचे वाला फंक्शन, बी नीचे वाला और सी उसका कांस्टेंट। ए इंटू नीचे वाला फंक्शन, बी इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस सी। अब ये सेम फंक्शन अपॉन सेम फंक्शन का क्या मतलब है, अभी मैं एग्जांपल लिखता हूँ उससे समझ में आएगा। कुछ सवाल है जो हमें इंटीग्रेट करने हैं।
कुछ सवाल है जो हमें इंटीग्रेट करने हैं अभी उसमें सेम फंक्शन का, जैसे मैं क्वेश्चन भी लिखता हूँ, इंटीग्रेट करना है। पहला सवाल है मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस 4 अपॉन अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1। ठीक है। सेकेंड है मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस साइन x प्लस 3 अपॉन 1 प्लस साइन x माइनस कॉस x इंटू dx। और थर्ड मेरे पास है 4 e की पावर x माइनस 6 e की पावर माइनस x अपॉन 9 e की पावर x माइनस 4 e की पावर माइनस x dx। अब आपको समझ में आया सेम टाइप अपॉन सेम टाइप का मतलब क्या है? जैसे ऊपर क्वाड्रेटिक है तो नीचे अंडर रूट में भी क्वाड्रेटिक है, ऊपर साइन कोस का लीनियर है तो नीचे भी साइन कोस का लीनियर है, ऊपर e को और e की पावर माइनस x का एक्सपोनेंशियल है तो नीचे भी e की पावर x और e की पावर माइनस x की टर्म है। तो जिस टाइप की टर्म ऊपर उसी टाइप की टर्म नीचे, सेम अपॉन सेम। अब अगर आपको थोड़ा सा पुराना याद आता हो तो इस तरह की एक फॉर्म अपन ने एक जगह और की थी, मतलब इसी तरह के सवालों से रिलेटेड एक टाइप और बनाई थी मैंने पढ़ाते वक्त। थोड़ा सा याद करो, मैंने इस टाइप की टाइप एक सवाल कहाँ पे बनाई थी? यशवंत लिख रहा है, यस सर याद आ रहा है। नहीं नहीं, इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा बेटा, इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा मैं। आपको याद है रेंज निकालने का एक मेथड सिखाया था मैंने, रेंज निकालने का फंक्शन में। सेम टाइप अपॉन सेम टाइप के फंक्शंस की रेंज निकाली थी। जैसे साइन में क्वाड्रेटिक थी, नीचे भी साइन में क्वाड्रेटिक थी, तो अपन ऊपर वाले फंक्शन को लिखते थे a इंटू नीचे वाला फंक्शन प्लस b। तो इस टाइप के फंक्शनों की रेंज निकालने का भी हमने एक अलग से मेथड सीखा था। इसी तरह इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन का भी एक अलग मेथड है ना। तो वहां आप अगर मेरे पढ़ाए हुए होंगे तो आप देखना, मैंने रेंज निकालने के जो अलग अलग मेथड बनाए थे, अप्रोच फर्स्ट, अप्रोच सेकंड, अप्रोच थर्ड, अप्रोच फोर्थ, तो अप्रोच फिफ्थ के आसपास ही अपन ने करा था, है ना। ठीक है, चलो लिख लिया ये। चलो अब हम इन सवालों को सोल्व करते हैं, मैं समझाता हूँ ये जो हमने लिखा है इसका मतलब क्या है। मेथड लिख लिया आपने, तीनों क्वेश्चन लिख लिए, लिख के एक बार डन बोलो। मेथड और क्वेश्चन लिख के डन बोलो फिर फटाफट। बिल्कुल, ये पहली स्लाइड ही आज की फर्स्ट यही है, आज शुरुआत इसी से की है। पहले अपन ने डिस्कशन किया था, आज इसी से शुरुआत की है। चलो तो जो लेट आया वो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। 9 ई की, अच्छा ये एक्चुअली ये टर्म ई की पावर एक्स है बेटा, ध्यान दें यहाँ पे, ये 9 ई की पावर एक्स है, ये 9 ई की पावर एक्स है, इसको ध्यान से देख लें, ये 9 ई की पावर एक्स है बेटा, है ना। 9 ई की पावर एक्स माइनस 4 ई की पावर माइनस एक्स। ठीक, क्वेश्चन लिख लिया। अब अपन वन बाय वन इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, वन बाय वन इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। चलिए, तो हम पहले सवाल पे आते हैं बेटा। पहला सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस 5x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1 dx, है ना। अब इसको सोल्व करने के लिए हमें ऊपर वाले फंक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये एक प्रोसेस है जो हमें बीच में करना पड़ेगा, एक प्रोसेस है जो हमें बीच में करना पड़ेगा। क्या प्रोसेस करना पड़ेगा वो समझिए, कि मैं लेट करूंगा बेटा, ये जो ऊपर वाला क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक को मैं लेट करूंगा a इंटू नीचे वाला फंक्शन x² प्लस x प्लस 1 प्लस b इंटू उसका डिफरेंशिएशन प्लस c। ए बी सी कैसे निकलेंगे बेटा? कंपेयर करके, है ना। ए बी सी कैसे निकलेंगे? कंपेयर करके, x² का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट टर्म कंपेयर करेंगे। x² का कोफिशिएंट इधर कितना है बेटा? 2। x² का कोफिशिएंट इधर कितना है? a। x का कोफिशिएंट इधर कितना है? 5। x का कोफिशिएंट इधर कितना है? a प्लस 2b। कांस्टेंट टर्म इधर कितनी है बेटा? 4, और इधर कितनी है? a प्लस b प्लस a 2 है तो b आ गया आपका बेटा 3/2, और a b 2 3/2, तो c कितना आ गया? 1/2। यस और नो बोले एक बार। बिल्कुल। तो इससे क्या हुआ वो समझे। तो अब जो इंटीग्रेशन था, वो इंटीग्रेशन आपने कितना लिखा? 2x², इसको आपने स्प्लिट करके कैसे लिखना है? 2 इंटू x² प्लस x प्लस 1 प्लस 3/2 इंटू 2x प्लस 1
प्लस 1/2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इसका फायदा क्या हुआ कि भाई क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों ऐसे पार्ट में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं? इस पार्ट में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि इससे जो 3 सवाल बनेंगे, दिस अपॉन दिस अंडर रूट क्वाड्रेटिक बनेगा, प्लस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बनेगा, और एक सवाल आपका बन जाएगा बेटा 1/2 dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहां से जो 3 पार्ट बने वो तीनों पार्ट आपको पता है, ये आपका टाइप फर्स्ट बना, ये आपका वो बन गया बेटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स टू रूट एफ एक्स, ये भी आप जानते हो, और ये आपका अगेन टाइप फर्स्ट बन गया, ये अगेन आपका टाइप फर्स्ट बन गया। यस और नो बोले एक बार इसमें। तो ये ऐसे 3 इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया जो आप जानते हो। ये रूट क्वाड्रेटिक है, परफेक्ट स्क्वायर प्लस माइनस कांस्टेंट, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही बन गया बेटा एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स। 3/2 तो है, नो डाउट 3/2 तो है, और ये आपके टाइप फर्स्ट। तो इससे हम ऐसे 2 या 3 पार्ट बना सकते हैं जिन्हें हम आगे सोल्व कर लेंगे। हाँ, इसके आगे अब आपकी इच्छा है, इसके आगे आप सोल्व करो तो ठीक, या अभी नहीं भी चाहो तो नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने को पता है इस तरह के कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ हमारा टारगेट बस सीखना है कि भाई इस तरह के सवाल आए तो उन्हें हम आगे कैसे सोल्व करें। तो अब आप इसको लिखें और डन बोलें, फिर मैं अगले सवाल पे आऊंगा। आराम से लिख के डन बोलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। सेकंड वाले सवाल पे आते हैं अब, नहीं, सेकंड वाले सवाल पे आते हैं हम। तो सेकंड सवाल हमारा क्या है, सेम ही मिलेगा बेटा, ऐसा नहीं होगा कि ऊपर टिक्नोमेट्री नीचे पोलिनोमल मिल जाएगा, नहीं, वो तो दोनों जगह टिक्नोमेट्री ही मिलेगा, या दोनों जगह पोलिनोमल ही मिलेगा, या फिर दोनों जगह एक्सपोनेंशियल ही मिलेगा, तभी तो सेम टाइप अपॉन सेम टाइप बनेगा, अदरवाइज तो कैसे बनेगा बताओ। चलिए, अब दूसरा जो सवाल है वो अपने पास क्या है, दूसरा सवाल था हमारे पास 2 cos x माइनस साइन एक्स प्लस 3 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। मान लीजिए ये सवाल है हमारे पास, तो इसमें भी हमें वही ब्रेकआउट वाला प्रोसेस करना पड़ेगा। हम लेट करेंगे 2 cos x माइनस साइन एक्स प्लस 3 को, क्या लेट करेंगे बेटा, a इंटू नीचे वाला फंक्शन, तो a इंटू नीचे वाला फंक्शन प्लस b इंटू उसका डिफ्रेंशिएशन, तो 0 साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस c, ये हो गया। अब आपको कंपेयर करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे साइन कोस है ना, तो आप कंपेयर क्या करोगे, आप कंपेयर करोगे बेटा साइन एक्स, कॉस एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे, आप साइन एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे, आप कांस्टेंट टर्म कंपेयर करोगे। अब cos x का कोफिशिएंट कंपेयर किया तो इधर cos x का कोफिशिएंट 2, इधर cos x का कोफिशिएंट देखो बेटा माइनस ए प्लस बी, इधर sin x का कोफिशिएंट -1, इधर sin x का कोफिशिएंट a प्लस बी, इधर कांस्टेंट टर्म 3, इधर कांस्टेंट टर्म a प्लस सी। 3 रिलेशन आ गए, a आ जाएगा, b आ जाएगा, c आ जाएगा। निकालो और इसको आगे करने की कोशिश करो, अपने आप समझ में आएगा क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। एबीसी निकालो, वही ऊपर वाली टर्म को स्प्लिट करके लिखो जैसे मैंने लिखा, और कंप्लीट करने की कोशिश करो।
देखिए आप लिखेंगे तो आगे क्या होगा बेटा, क्या होगा आगे, देखते हैं क्या बनता है। एक तो टर्म बन गया एबीसी, तो बताओ कितने हैं एबीसी, तो बताओ पहले कितने आ रहे हैं एबीसी, बताओगे तभी काम चलेगा भाई। बताओ एबीसी कितना आ रहा है। बी 1/2, ए -3/2, 1/2, 9/2, ए -3/2, बी 1/2 और सी 9/2, ये आ रहा है। करेक्ट, तो यही आ रहा है, चलिए ठीक है, सब क्लियर है। अब देखिए तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 3/2 आप इसको लिखेंगे 1 + sin x - cos x प्लस 1/2 इंटू cos x + sin x प्लस 9/2 अपॉन, ये टर्म है ये आपकी 1 + sin x - cos x इंटू dx। अब आप देखिए क्या बन गया बेटा ये, जैसे -3/2, ये तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बन गया, ये आपको आता ही है। ये 1/2 ऊपर फंक्शन, नीचे उसका डिफरेंशिएशन बन गया, है ना। इसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और ये जो आपका थर्ड वाली टर्म बनेगी ना, ये थर्ड वाली टर्म जो बनेगी ये आपकी टाइप बन जाएगी, थर्ड वाली टर्म आपकी टाइप बन जाएगी। तो हो गया ना आप आसानी से, भाई ये आपको पता लगे क्या कि ये -3/2x हो गया, ये आपका वो बन जाएगा f डैश x अपॉन एफ एक्स। तो आप इसको ln mod 1 + sin x - cos x लिख देंगे, और ये आपकी टाइप 9/2 और ये आपकी टाइप 7 बन गई, टाइप 7 बन गई। टाइप 7 आप जान रहे हैं कौन सी है, साइन कोस का लीनियर है, मतलब हाफ एंगल में चेंज करना पड़ेगा। साइन कोस का लीनियर है मतलब हाफ एंगल में चेंज करना पड़ेगा। 10x/2 को टी लेट करेंगे, याद कर लो ये जो, फटाफट अपने आप दिमाग में क्लिक करे कि सवाल देखते ही समझ आ गया, अच्छा टाइप 7 बन गई मतलब हो गया सवाल, टाइप 7 बन गई मतलब हो गया सवाल। चलिए लिखिए इसको, और थर्ड को करने की कोशिश कीजिए, इसको लिखिए, थर्ड को करने की कोशिश कीजिए। नहीं नहीं बेटा, इसमें 2√f(x) वाला थोड़ी नहीं करेंगे, ये तो f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स बन रहा है ना, वो तो पिछले सवाल में नीचे रूट था, इसलिए f डैश एक्स अपॉन 2√f(x) लिखा था। ये तो f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स है ना, तो ln f(x) लिखेंगे ना, यहाँ अंडर रूट थोड़ी ना है ना। हाँ थर्ड पे आ जाते हैं बेटा, थर्ड वाले में। तो थर्ड वाले में देखते हैं क्या था अपना, थर्ड वाले में अपना सवाल था e⁻x, ठीक है, 4e⁻x, 6e⁻−x। तो थर्ड वाला अपना सवाल था 4e⁻x प्लस 6e⁻−x अपॉन, अपॉन में कितना था, 9e⁻x - 4e⁻−x, 9e⁻x - 4e⁻−x इंटू डी। तो वही सोल्व करने वाले काम में हम लेट करें बेटा, 4e⁻x प्लस 6e⁻−x को मैं लेट कर लूँ a इंटू नीचे वाला फंक्शन प्लस b इंटू उसका डिफरेंशिएशन, तो 9e⁻x का 9e⁻x प्लस 4e⁻−x प्लस c डिफरेंशिएशन, a इंटू नीचे वाला फंक्शन
b इंटू ये और c इंटू उसका डिफ्रेंशिएशन। यही था ना सवाल, तो यही था ना? यस नो बोले, सवाल यही था ना? एक बच्चा लिख रहा है सवाल कुछ और था, यही था ना? ठीक है। अब वही कंपेयर करना है आपको। अब देखिए यहाँ क्या कंपेयर करेंगे, आप e की पावर x का कोफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए, e की पावर माइनस x का कर लीजिए और कांस्टेंट टर्म कर लीजिए। कंपेयर तो वही चीज होगी जो यहाँ पे है। ऊपर माइनस नीचे प्लस था, नहीं मुझे याद नहीं है, अगर वो होगा तो चेंज कर देंगे अपन। ऊपर प्लस नीचे माइनस ही तो था, ऊपर माइनस था तो कोई बात नहीं, ऊपर माइनस था और नीचे प्लस था। नीचे प्लस था क्या? दोनों माइनस था क्या? तो कोई बात नहीं, अब तो माइनस को प्लस कर लो यार, कोई बात नहीं। दोनों माइनस से करना चाहो तो दोनों माइनस से कर लो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों माइनस से कर लो तो ए और बी उस हिसाब से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, तो ए और बी उस हिसाब से निकल जाएंगे, है ना? तो जिससे करना चाहो उससे कर लो, नहीं तो एक जगह प्लस कर लो, है। तो ऊपर प्लस रहने देते हैं, चलो फिर इससे कर लो, है ना? कोई बात। तो माइनस है तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लो, जो है उसके हिसाब से कर लो, है ना? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे आपने इसको लिख लिया, तो e की पावर x का कोफिशिएंट 4 आ गया बेटा इधर, और इधर कितना आ गया e की पावर x का 9a प्लस 9b। e की पावर माइनस x का इधर 6 आ गया, माइनस के 4a प्लस 4b, और 0 इक्वल टू c आ गया। इन दोनों से आप a और b निकाल लीजिए, इन दोनों से आप a और b निकाल लीजिए। आ गया बेटा? चलिए बताइए क्या क्या आ गया, ए और बी बता दीजिए कितना आ गया। ए कितना आ रहा है इस कैलकुलेशन के हिसाब से जो मैंने लिखी है उसके हिसाब से? ए माइनस 19/36 करेक्ट है, ए माइनस 19/36। और बी कितना आ रहा है बेटा? 35/36। हाँ, बी आ रहा है 35/36, करेक्ट है। yes. तो आपका इंटीग्रेशन किस में बदल गया बेटा? -19/36 इंटू 9 e की पावर x माइनस 4 e की पावर माइनस x प्लस 35/36, 9 e की पावर x प्लस 4 e की पावर माइनस x प्लस 0 इंटू डी एक्स अपॉन नीचे कितना है? 9 e की पावर x माइनस 4 e की पावर माइनस x। तब आपको दिख गया कि आपके 3 इंटीग्रेशन बन जाएंगे। हाँ, तो i बराबर कितना हो जाएगा? देखो जब ये इसके नीचे आएगा तो -19/36 इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा प्लस
35/36, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा। नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डिफरेंशियल होगा, है ना। तो बस आंसर भी लिख सकते हो आप, यही लिख दो आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, -19/36 x प्लस 35/36 ln mod 9e⁴x, ये आंसर है। ठीक है, चलिए अब इसको लिख के फटाफट डन बोल दीजिए, है ना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, अरे एक्चुअली क्या है कि इससे स्पीड थोड़ी फटाफट फटाफट बन जाती है, उसमें क्या है स्पीड थोड़ी सी कम बनती है। तो चैप्टर कल स्टार्ट कर देंगे बेटा, कल आपको मैं डेफिनेट की डेफिनेशन समझा दूंगा कल, एकदम बिल्कुल डेफिनेट की डेफिनेशन समझ जाएंगे अपन को। अच्छा, ये क्लियर हो गया सबका। ये मेंस एडवांस दोनों का मिक्स सवाल है बेटा, ये सवाल मेंस में भी आ सकता है, एडवांस में भी आ सकता है, क्योंकि अब कुछ पर्टिकुलर सवाल तो अपने अभी जैसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आपने नहीं देखा क्या, कितने सारे एडवांस के सवाल मेंस में रिपीट हुए हैं, है ना। तो बिल्कुल अब तो कहीं भी कुछ भी आ सकता है। चलिए अब देखो, अब हम एक चीज और पढ़ते हैं। हाँ, अब हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन बाय यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन बाय यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन बाय यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बाय यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें एक तो टाइप ले लो आप, टाइप 11। टाइप 11 क्या है आपके पास, dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स का स्क्वायर आ जाए, dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स का स्क्वायर आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ b प्लस a साइन एक्स अपॉन a प्लस बी साइन एक्स का स्क्वायर आ जाए। ठीक है, या फिर कुछ भी आ जाए, या ऐसा भी आ सकता है b प्लस a कॉस एक्स, b प्लस a कॉस एक्स अपॉन a प्लस b कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह का कोई भी सवाल आपको मिल सकता है, इस तरह का कोई भी सवाल मिल सकता है ना। ये पर्टिकुलर टाइप है, पर्टिकुलर टाइप है, ऐसा का ऐसा ही लिखा हुआ सवाल मिलेगा आपको, और जैसा मैं मेथड सिखा रहा हूँ वैसा का वैसे ही आपको लगाना है। तो पर्टिकुलर टाइप है इंटीग्रेशन बाय यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। दो सवाल इसमें मैं आपको समझाऊंगा। एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, एक तो चलो ये लिख लीजिए, a प्लस बी साइन एक्स टाइप का लिख लीजिए इंटू बी प्लस ए साइन एक्स का होल स्क्वायर। और एक सवाल आप कर लीजिए इस टाइप का, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 5 प्लस 4 कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये दो सवाल हम करेंगे बेटा, एक मैंने कॉस का ले लिया इन दोनों में से, एक मैंने इन दोनों में से साइन का ले लिया, दोनों टाइप के एक एक सवाल हम कर लेंगे, है ना। तो अब कैसे करेंगे, आप इसको लिख के डन करो। हाँ, a प्लस बी साइन एक्स लिखा हुआ है, ये a प्लस बी कॉस एक्स, और यहाँ a प्लस बी साइन एक्स है तो यहाँ पे b प्लस ए साइन एक्स होगा। वो फिक्स है, ऐसी की ऐसी स्टेप लिखनी मिलेगी आपको, इसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा। लेकिन क्या है कि ये पर्टिकुलर टाइप है, अगर मैं पढ़ाऊंगा नहीं और सवाल आ गया तो आपसे नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए एक डिफरेंट अप्रोच का मेथड हम लगाते हैं, है ना, डिफरेंट अप्रोच का मेथड लगाते हैं। तो अब आप क्वेश्चन लिख के ये टाइप लिख के डन बोले, फिर मैं सवाल करूंगा।
एक बच्चा लिख रहा है कि एडवांस। नहीं बेटा, ये जो पिछली टाइप अपन ने पढ़ी थी वो एडवांस के हिसाब से इजी नहीं था। वो एडवांस के हिसाब से इजी नहीं था। वो जनरली एक्चुअली वो स्टैंडर्ड टाइप नहीं है। ये जो अपन ने पिछली टाइप पढ़ी वो स्टैंडर्ड नहीं है। वो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी वो टाइप, है ना। तो वो स्टैंडर्ड टाइप नहीं, वो तो पर्टिकुलर टाइप बनाई हुई है, वो स्टैंडर्ड टाइप नहीं है। वो तो मेरी बनाई हुई टाइप है कि भाई कई बार ऐसा सवाल आता है कि आपको ऊपर और नीचे सेम टाइप का फंक्शन मिलता है। तो अगर आपको ऊपर और नीचे सेम टाइप का फंक्शन मिलता है तो आप ऐसा करें कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले फंक्शन को ए इंटू नीचे वाला फंक्शन प्लस बी इंटू उसका डिफरेंशिएशन प्लस सी लेट करें। वो ऐसे स्टैंडर्ड टाइप नहीं, स्टैंडर्ड टाइप मतलब बुक वगैरह में नहीं मिलेगी आपको, है ना। चलो, अब इसको आपने लिख लिया, मैं इसके सवाल को समझाऊं आपको, है ना। चलिए, अब इस टाइप को आप ऐसे समझें, ये पर्टिकुलर टाइप के सवाल नहीं, और ऐसा सवाल आ जाता है तो उस हिसाब से अपन करेंगे। हाँ, अब जैसे आपको इस सवाल को करना है, पहले हम पहले वाले सवाल को करते हैं। पहला वाला सवाल है हमारे पास ए प्लस बी साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन बी प्लस ए साइन एक्स, है ना। अब इसमें क्या करना होता है, ध्यान से समझे। हम कोई टर्म लेट करते हैं, ए बी पी कुछ भी लेट करते हैं। टर्म कैसे लेट करते हैं, ये ए प्लस बी साइन एक्स डिनोमिनेटर वाली टर्म, और अगर नीचे साइन एक्स है तो ऊपर कॉस एक्स लेट करें। इस तरह की टर्म लेट करते हैं। अब कैसे लेट करना है वो आपको समझ में आ जाए, भाई ये टर्म है तो नीचे तो यही हो जाएगी, और ऊपर साइन एक्स का है तो कॉस एक्स, अगर नीचे कॉस एक्स होता तो ऊपर साइन एक्स लेट कर लेते हैं। तो यहीं से देख के लेट कर लेते हैं, है ना। बस ऊपर साइन एक्स है नीचे तो ऊपर कॉस एक्स लेंगे, नीचे कॉस एक्स है तो ऊपर साइन एक्स लेंगे। मैंने जो दूसरा सवाल लिया उसमें मैंने नीचे कॉस एक्स लिया, तो इसलिए मैंने दोनों टाइप के एक एक सवाल ले लिया आपके, ताकि अगली बार जब इसका सवाल आएगा ना तो नया नहीं आएगा, वो या तो साइन एक्स वाला आएगा या वो कॉस एक्स वाला आएगा। तो इसीलिए अपन दोनों सवाल कर रहे हैं ना, इसीलिए दोनों सवाल कर रहे हैं। तो आपको यही लेना है लीनियर, और ये ऊपर कॉस एक्स ले लिया। ठीक, नहीं नहीं, ये अलग सवाल है, तभी तो कह रहा हूँ किसी से भी नहीं होगा ये। आप ये होल स्क्वायर आ गया ना, इसलिए गड़बड़ करेगा, ये पर्टिकुलर होल स्क्वायर वाली टाइप है। तो होल स्क्वायर वाली टाइप और किसी से भी नहीं होगी, और होगी तो बहुत लेंदी मेथड जाएगा। और ये मेथड अभी देखना चुटकी बजाते ही होगा, ध्यान तो दो इस पे, बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। आपने ये लेट कर लिया। अच्छा, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ये डी ए अपॉन डी एक्स हो गया, डी अपॉन डी एक्स हो गया। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नीचे वाले का होल स्क्वायर होगा, फिर नीचे वाला फंक्शन ए प्लस बी साइन एक्स हो गया। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का कितना होगा बेटा, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 + बी कॉस एक्स। यस और नो, ऐसे ही तो करेंगे, 1/x का नीचे एक्स स्क्वायर, दिस दिस दिस। अब ये जो टर्म है ये क्या बनी, इसको समझें। ये जो टर्म है ये क्या बनी बेटा, ये b माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस के b कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये बन गया बेटा माइनस के a साइन एक्स प्लस b, a साइन एक्स माइनस b बन गया, तो माइनस b बन गया, ये टर्म बन गया आपके पास। अपॉन कितना बन गया, a प्लस बी साइन एक्स का स्क्वायर, b साइन एक्स का स्क्वायर। या क्या, अब आप क्या करने जा रहे हो वो समझो। अब आप एक इंटरेस्टिंग काम करने जा रहे हो, और एक इंटरेस्टिंग काम क्या करने जा रहे हो, अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे। आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो इधर तो ए आ जाएगा, इधर तो ए आ जाएगा, और ये बन गया बेटा आपका ए साइन एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंटू डी एक्स बन गया ये। हाँ, तो अगर ये बन गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो इंटीग्रेशन है ये बेटा माइनस ए हो गया। माइनस ए मतलब कॉस एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन बन गया। तो ये पर्टिकुलर टाइप है, और आप इस मेथड से जाओगे तो बहुत आसान पड़ेगा, और अगर कोई और मेथड लोगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा।
अब देखो, अब मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि पर्टिकुलर टाइप का सवाल है, फिर भी कुछ लोग अपना दिमाग लगाए जा रहे हैं, पता नहीं क्यों लगाए जा रहे हैं। बेटा मत लगाओ ना दिमाग, इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो? जो पढ़ा रहा हूँ वैसा का वैसा भी अगर आपने याद रख लिया ना, तो आपका काम हो जाएगा बेटा, है ना, हो जाएगा। अब ये हो गया हो तो डन बोले हैं। अब सेकंड वाला सवाल करते हैं। करें? चलो, तो सेकंड वाले सवाल पे आ जाओ। अब ध्यान दो। अब दूसरे वाले क्वेश्चन को करता हूँ। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या था मेरे पास? इंटीग्रेशन किसका करना था मुझे? dx अपॉन 5 + 4 cos x का स्क्वायर। अब दोबारा समझो सवाल को, फिर दोबारा से समझ लेते हैं। दूसरा सवाल करना फिर दोबारा समझो। क्या हमने एक टेक्निक बनाई कि हम लेट करेंगे ए को? क्या लेट करेंगे बेटा? 5 + 4 cos x और cos x का इंटीग्रेशन sin x। मतलब आप sin x लिखो, माइनस sin x लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टर्म बाद में अपने आप एडजस्ट हो जाएगी, वो टर्म बाद में अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। तो आप तो ये समझो कि भाई a + b cos x लिया तो ऊपर sin x। ठीक। अब आपको डिफरेंशिएट करना है। अब आपको डिफरेंशिएट करना है, तो dA अपॉन dx, है ना। अब ये डिफरेंशिएशन भी अगर आपको नहीं आता तो फिर मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता बेटा, है ना। अब ये डिफरेंशिएट लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अब उसके बाद डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब उसके बाद अगर संजीव ये लिखेगा कि सर मुझे ये स्टेप समझ में नहीं आ रही, तो बेटा कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि u अपॉन v का डिफरेंशिएशन भी अगर आप नहीं सीखे तो फिर बताओ मैं क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। चलो, तो अब 5 + 4 cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 5 + 4 cos x हो जाएगा, है ना। और 5 को साइन एक्स का कितना हो जाएगा? cos x हो जाएगा अगेन, माइनस साइन एक्स है ही सही बेटा, ये माइनस के 4 sin x हो जाएगा। ये हो गया आपके पास। अब जैसे ही आपने इस इंटीग्रेशन को खत्म किया, तो ये कितना आ गया बेटा? देखो 5 cos x आ गया और माइनस +4 आ गया, है ना। अब यहाँ समझो, तो अब जैसे ही अब आप वापस इसको इंटीग्रेट कर दो, अब वापस आप इसको इंटीग्रेट कर दो। तो अगर आप वापस इंटीग्रेट करोगे तो ए कितना आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 5 cos x + 4 अपॉन 5 + 4 cos x का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या हुआ? अब पिछले सवाल में तो क्या हुआ था कि जैसे ही आपने इंटीग्रेट किया, यहाँ पे आपको वो मिल गया था जो चाहिए था। यस और नो बोले एक बार। यहाँ पे वो मिल गया था जो चाहिए था। ये उससे एक स्टेप आगे का सवाल है, ये उससे भी एक स्टेप आगे का। जैसे पिछला वाला सवाल आप समझो मेंस, तो ये एडवांस हो गया। पिछला वाला सवाल आप समझो मेंस, तो ये एडवांस हो गया। अब यहाँ क्या है कि जैसे ही आपने इंटीग्रेशन किया, वो नहीं मिला जो आपको चाहिए था। आपको तो ये चाहिए था और मिला ये, आपको चाहिए कुछ और था, मिला कुछ और था। अब देखो आपके दिमाग में एक बात आती है, नहीं, हाँ, अब आपके दिमाग में बात क्या आती है कि अगर ये सेम टर्म बन जाती ऊपर नीचे तो ये कैंसिल होकर ये बन जाता, कुछ ऐसा बन जाता। अच्छा, आप ये भी जानते हो कि ये होल स्क्वायर है इसलिए इतना सब कुछ करना पड़ रहा है। अगर dx अपॉन 5 + 4 cos x होता तब क्या इतना सब करना पड़ता? नहीं, तब तो ये क्या बन जाता है? टाइप 7। अगर ये होल स्क्वायर नहीं होता तब तो फिर ये टाइप 7 था, और टाइप 7 तो हम जानते थे, टाइप 7 तो हम जानते थे। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं वो समझो। अब मैं ये करूं कि क्या, इसको समझना, मैं क्या करने जा रहा हूँ, बहुत आसान सा काम मैं करने जा रहा हूँ। मैं इसको 5 + 4 cos x में ही बदल लेता हूँ।
है ना। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा 5 cos x + 4 है, 5 cos x + 4 है, ये किस में बदल जाए, a × 5 + 4 cos x + b में बदल जाए। अगर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए, अगर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। मजा कैसे आएगा, अभी मैं कन्वर्ट करके बताऊंगा, तभी तो समझ में आएगा कि ऐसा करने से मजा क्या आएगा। मतलब मैं इस ऊपर वाले को लिखना चाह रहा हूँ a × नीचे वाला फंक्शन प्लस b, a × नीचे वाला फंक्शन प्लस b। तो देखो ये कब होगा पाएगा, ये कब हो पाएगा, जब 5 किसके बराबर होगा, 4 है, cos x का कोफिशिएंट, और 4 किसके बराबर होगा, 5 है प्लस b। तो a तो आ गया बेटा 5/4, और b कितना आ गया, 25/4, 16 -9/4। हो गया ये। अब ये क्यों लिखा, यहां तक लिख लो आप, मुझे ऊपर का रफ करना पड़ेगा। चलो ऊपर का क्या, एक स्टेप तो हटानी, क्वेश्चन लेटर। अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ बेटा कि ये जो a है, ये जो ऊपर वाली टर्म है, ऊपर वाली टर्म को मैं लिख रहा हूँ 5/4 इंटू 5 + 4 cos x माइनस 9/4 अपॉन 5 + 4 cos x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब a का मतलब तो आप जानते ही हो, a तो आपने क्या लिया था, sin x अपॉन 5 + 4 cos x। जब ये इसके नीचे आएगा तो बेटा 5/4 बचेगा, ये dx अपॉन कितना हो जाएगा, 5 + 4 cos x। और जब ये इसके नीचे आएगा बेटा तो ये हो गया आपका dx अपॉन 5 + 4 cos x का होल स्क्वायर। यस और नो बोले इस स्टेप के लिए। मैंने a की वैल्यू पुट कर दी बेटा, ये अपॉन ये से ये आ गया, और ये -9/2 ये हो गया। ये स्टेप लिख लो, मैं इसको हटाऊंगा, ये 2 स्टेप यहाँ से हटाऊंगा मैं। आप इन दोनों स्टेप को लिख के कंप्लीट कर लीजिए, 2 स्टेप में हटाने वाला हूँ। अब देखिए ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ बेटा, ये तो आपका बन गया sin x अपॉन 5 + 4 cos x। ये आप जानते ही हैं इंटीग्रेशन, आप जानते हैं, है ना, इस इंटीग्रेशन को आप जानते ही हैं। और ये आपका 9/4 i बन गया बेटा, 9/4 i बन गया। तो ये 9/4 i आपका किसके बराबर हो गया, 5/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 5 + 4 cos x, है ना। और ये इधर जाएगा तो माइनस sin x अपॉन 5 + 4 cos। तो बस ये आंसर आ गया आपका। अब ये आपका टाइप बन गया, ये आपके वो बन गई टाइप 7 बन गई ना। टाइप 7 में सोल्व भी कर रखा होगा आपने, देखना टाइप 7 के क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने इसको सोल्व भी कर रखा होगा। टाइप फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 मैंने इसको सोल्व, टाइप 7 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व होगा ये वहां पे। तो ये थोड़ा सा हैवी सवाल था, बट करना तो था ही सही। तो i बराबर 4/9 5/4, इसका आंसर देख लो वहां से क्या लिखा हुआ है, एक बार टाइप से आंसर देख लो वहां क्या लिखा हुआ है। 2/3 tan इनवर्स 10x/2 + 3, 2/3 tan इनवर्स 10x/2 अपॉन 3 माइनस sin x अपॉन 5 + 4 cos x प्लस ये आपका, और यहाँ पे भी आपको 4/9, ये फाइनल आंसर आएगा बेटा आपका इसका, ये फाइनल।
हाँ आप लिख लीजिए। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और सीखना है अपने को, वो कॉन्सेप्ट बहुत फायदेमंद कॉन्सेप्ट है ना। एक कॉन्सेप्ट और सीखना है हमें, वो अपना फायदेमंद। हो गया, रफ कर दो, मैं हो गया हो सबका तो जल्दी से डन करो। चलिए एक चीज और सीखी अपने को, ये हमारे फायदेमंद है। अब जो हम सीखने जा रहे हैं बेटा, ये हमारे इंटीजर टाइप क्वेश्चन को बहुत आसान करने वाला है। अब जो हम सीखने जा रहे हैं, ये हमारे इंटीजर टाइप क्वेश्चन को बहुत आसान करने वाला है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन को बहुत आसान करने वाला है। और ये लास्ट में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं शुरू में पढ़ा था तो आप इंटीग्रेशन नहीं सीखते। अगर मैं शुरू से पढ़ा था तो आप इंटीग्रेशन नहीं सीखते, है ना। करें, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तो आप ऐसा कीजिए, इसको भी एक टाइप बना लीजिए, टाइप 12 बना लिए और मिसलेनियस लिख लीजिए, मिसलेनियस, है ना। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 1, है ना। एक क्वेश्चन लिखा मैंने कि इफ इंटीग्रेशन ऑफ रूट ई की पावर एक्स माइनस 1 डी एक्स इक्वल्स टू है ए अंडर रूट ई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस बी tan इनवर्स रूट ई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस सी, देन फाइंड ए क्यू प्लस बी स्क्वायर। मान लीजिए ये सवाल था आपके पास, है ना। ये सवाल था अंडर रूट ई की पावर एक्स माइनस 1 डी एक्स ए इंटू ई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस बी tan इनवर्स रूट ई की पावर एक्स माइनस प्लस सी, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी स्क्वायर। ये सवाल है आपके पास। अब आपके पास इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो आपके पास जो सीधा सीधा तरीका है आप उस पर आ जाएंगे, है ना। जैसे मेथड फर्स्ट की मैं बात करूंगा तो आप इंटीग्रेशन करने के लिए सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि भाई आपको ये इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करेंगे तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या लगा देंगे बेटा कि ई की पावर एक्स माइनस 1 को टी स्क्वायर ले लेंगे, तो ई की पावर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। तो ई की पावर एक्स डी एक्स कितना हो गया, 2t dt हो गया। तो dx बराबर 2t 1 प्लस टी स्क्वायर dt। तो आई आपका कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी स्क्वायर 2t 1 प्लस टी स्क्वायर dt हो गया। और अच्छे से आप लिखेंगे तो ये टी स्क्वायर हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया dt हो गया। अब टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया तो आप क्या करेंगे, प्लस 1 और माइनस, इंटीग्रेशन का सवाल है छोटा सा, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, ये हो जाएगा। अब ये हो गया तो फिर आपने क्या किया भाई, इसके तो दो पार्ट बन गए। एक तो ये 1 हो जाएगा dt, और ये कि 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर dt हो गया। तो आपने देखा कि भाई ये तो 2t हो गया, और ये आपका बेटा tan इनवर्स t हो गया, tan इनवर्स t हो गया। तो i किसके बराबर हो गया, 2 अंडर रूट e की पावर x माइनस 1 2 अंडर रूट tan इनवर्स प्लस सी हो गया। अब आपको पता लग गया, क्या पता लग गया आपको, आपको पता लग गया कि भाई ए तो कितना हो गया, 2 हो गया बेटा, और बी कितना हो गया, -2 हो गया। देखिए ए तो आपका 2 हो गया, बी -2 हो गया। और आपने ए क्यू प्लस बी स्क्वायर निकालना है,
तो ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर 8 और 4 12 हो गया। ये इंटीजर टाइप सवाल होते हैं, है ना। तो इस तरह के जब इंटीजर टाइप सवाल आए तो आप उसको इंटीग्रेशन से तो कर ही सकते हो, इंटीग्रेशन से तो कर ही सकते हो, मैंने करके बताया। लेकिन इसमें टाइम लगा थोड़ा सा, इसमें टाइम लगा। और जब वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल देगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन डिफरेंशिएशन इसको कैसे आसान बनाएगा उसको समझने के लिए आपको इसको डन बोलना पड़ेगा। मैं रफ करूंगा फिर मेथड सेकंड करूंगा। इंटीग्रेशन इसको कैसे आसान बनाएगा डिफरेंशिएशन, उसके लिए चलिए, अब दूसरा मेथड इसको कितना आसान बनाएगा अब आप वो देखिए। मेथड सेकंड आप इसको कैसे आसान बनाएगा वो समझिए। अब आप मेथड सेकंड से समझिए। मेथड सेकंड क्या कहता है कि ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है, ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है, आप इसको डिफरेंशिएट कर दें, आप इसको डिफरेंशिएट कर दें। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो देखो क्या होने वाला है, ये रूट एक्स माइनस वन, क्योंकि इंटीग्रेशन हट जाएगा। यहाँ आप जानते हैं रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ए के पावर एक्स का ए की पावर एक्स प्लस बी, इसका समझिए टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, फिर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, सी का 0। यस और नो बोलेंगे। चेन रूल से डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने फटाफट फटाफट। टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। अब जैसे अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे देखो क्या आने वाला है, जैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आने वाला है वो देखो। लिखा बेटा मैजिक दिखा, कितना आसान सवाल हुआ। ये आपने लिखा रूट ए की पावर एक्स माइनस वन, ये आपका कितना हो गया बेटा, ई की पावर एक्स अपॉन 2 रूट ए की पावर एक्स माइनस वन। यहाँ समझिए बेटा क्या होने वाला है, ये 1 प्लस ई की पावर एक्स माइनस वन इंटू 1/2 रूट ई की पावर एक्स माइनस वन इंटू ई की पावर एक्स। देखो ये 1 से 1 कैंसिल, ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2 ई की पावर एक्स माइनस वन बराबर ए की पावर एक्स प्लस बी। तो आपको दिख गया बेटा ए बराबर 2 और बी बराबर -2। ये आंसर आ गया। आगे ना ये और बी, यस और नो बोले एक बार। बस इंटीजर टाइप जब इस तरह के सवाल हो तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से इनको कर सकते हैं, बहुत आसानी से आंसर आते हैं। एक सवाल और देता हूं, एक सवाल और ट्राई करते हैं। इफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल्स टू है के अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। देन फाइंड के। सीधा सा सवाल लिखा है dx x dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब
इक्वल्स टू के √1 + √1 + x² प्लस सी, देन फाइंड वैल्यू ऑफ के। अब अगर इसको सब्स्टिट्यूशन से जाओगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, होगा तो सही, x ये कॉमन लेंगे, x को tan थीटा पुट करेंगे तो ये आएगा, लेकिन डिफरेंशिएशन से बहुत प्यारे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से, और 2 स्टेप में आंसर आएगा। चलो ट्राई करो आप, फिर मैं बताता हूँ, पहले आप ट्राई करो। अब वो अलग बात है कि आप डिफरेंशिएशन ही गलत करो बेटा, है तो फिर उसका तो कोई क्या करेगा, बट अगर डिफरेंशिएशन आप सही करोगे तो आंसर फटाफट आ जाएगा। चलिए ट्राई करिए, ट्राई करिए। k = 2 आंसर आ गया, वेरी गुड। आंसर आ रहा है k = 2, सीधा सा सवाल है ना, और बस आंसर k = 2 आना है। क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो आप डिफरेंशिएट कर दीजिए बेटा इसको। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो x/√1 + x² प्लस √1 + x² की पावर 3/2 भी आप इसको लिख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले इस √x का होगा 1/2 √x, इस √x का होगा बेटा 1/2 √x, फिर इस अंदर वाले √x का होगा 1/2 √x, और फिर x² का होगा 2x, सी का तो 0, बस आ गया आंसर। तो ये हो गया x/√1 + x² बेटा। अब आप चाहें तो इसके 2 फैक्टर कर लीजिए, आपको दिख रहा है कि इसमें से कुछ कम किया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके फैक्टर कर लीजिए, वो एक ही बात है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक ही चीज है। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ भी kx आ गया, ट्वाइस आ गया, और आप जैसे इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये वही चीज बनेगी बेटा। क्या चीज बनेगी, 1 + x² की पावर 3, ये कैंसिल, ये कैंसिल, k = 2 आ गया बेटा, k = 2 आ गया। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप इंटीजर टाइप वाले सवालों को डायरेक्ट इंटीग्रेट करके, डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि अपने को इंटीग्रेशन की भी प्रैक्टिस करनी थी ना, लेकिन अब इंटीग्रेशन का चैप्टर खत्म हो गया, प्रैक्टिस हो गई, तो अब अपने इससे करेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास एक तरीका है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बस इतना ही है, फिर डेफिनेट अपन पढ़ेंगे कल, कल अपन डेफिनेट पढ़ेंगे। हाँ, कल अपन डिस्कस कर लेंगे एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड में सेक्शन ई, एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड में सेक्शन ई, और पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड में तो सेक्शन ई, और एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट में 5-6 सवाल ले लो, बस ज्यादा तो नहीं लेंगे।
15 तक तो अपन पढ़ चुके हैं। 17 से 22, 17 से 22, 17 से 22, 17 से 22 है ना। एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड में सेक्शन ई, और एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट में 17 से लेकर 23, 2 पार्ट फर्स्ट में 17 से लेकर 23, 2 पार्ट फर्स्ट में 17 से लेकर 23 है ना। ये दो होमवर्क में है। अच्छा, रिडक्शन फॉर्मूला भी नहीं, एक्चुअली रिडक्शन फॉर्मूला क्या है बेटा, रिडक्शन फॉर्मूला डेफिनेट इंडेफिनेट दोनों में बनता है। तो रिडक्शन डेफिनेट इंडेफिनेट दोनों में बनता है, लेकिन उसको ज्यादा जो एडवांस वाले ने पूछा है वो डेफिनेट में पूछा हुआ है, तो मैं उसको डेफिनेट में पढ़ाऊंगा। दोनों के लिए सेम होता है, किसी भी एक जगह पढ़ा देते हैं, तो उसको मैं डेफिनेट में पढ़ाऊंगा, रिडक्शन फॉर्मूले को इंडेफिनेट में नहीं पढ़ाऊंगा। रिडक्शन फॉर्मूले को मैं डेफिनेट में पढ़ाऊंगा, है ना। ये है। अब सक्षम क्या लिख रहा है, सर आप देख के इग्नोर क्यों करते हो। हाँ बेटा, एक्चुअली क्या होता है कि कुछ चैट को मैं इग्नोर करता हूँ, कुछ चैट को इग्नोर इसलिए करता हूँ क्योंकि आप उसकी टाइमिंग सही नहीं रखते। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, आप उस पर तो ध्यान नहीं दे रहे और फालतू की बातें आप बीच में पूछ रहे हो, तो मैं इग्नोर ही करूंगा उसको, है ना। हर चीज को पूछने का भी तो टाइम होता है ना। तो इसलिए अब उन चीजों के जवाब अगर मैं बीच में दूंगा तो बाकी जो बच्चा मन लगा के पढ़ रहा है वो भी तो डिस्ट्रैक्ट होता है ना, उसका भी तो ध्यान कहीं ना कहीं भटकता है। तो आपकी गलती की सजा मैं सबको थोड़ी ना दूंगा, सक्षम। तो इसलिए आपकी बात को इग्नोर करना पड़ता है ना। इसलिए इग्नोर करते हैं, क्योंकि आपकी बात का बीच में जवाब देंगे तो बाकी सब भी तो डिस्टर्ब होंगे। हाँ, होमवर्क में मैंने दिया है एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड का सेक्शन ई। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन ई, पार्ट सेकंड सेक्शन ई, और एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट 17 से 22, ये होमवर्क में है। हाँ नहीं, पार्ट 3 नहीं है। हाँ, अब सक्षम में जवाब दे देता हूँ तुम्हारी बात का। हाँ मैं जवाब दे देता हूँ। आप मुझसे पूछ रहे हो कि एनसीईआरटी में कितनी टाइप है। तो एनसीईआरटी में इंडेफिनेट में आपको पता है, आपने एनसीईआरटी देखी, 7.7 तक अपन ने एनसीईआरटी का होमवर्क किया है। अब आप देखिए कि 7.7 तक मैंने कितनी टाइप कंप्लीट की है, टाइप नंबर 10 तक कंप्लीट की है। तो टाइप नंबर 10 तक आपके एनसीईआरटी में है, क्योंकि हमने 7.7 तक का होमवर्क ही तो लिया है, तो वो टाइप है। तो टाइप 10 तक मेरे ख्याल से एनसीईआरटी कवर करती है ना। तो एनसीईआरटी कराने का लॉजिक ये होता है कि आपको ये समझ में आ जाए कि कितना आपको मेंस एडवांस के लिए जरूरत है और कितना आपको एनसीईआरटी के लिए जरूरत है। तो वो मेरे ख्याल से ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि एनसीईआरटी के लिए कितना आना जरूरी है, इसीलिए तो एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से टाइप 10 तक आपको एनसीईआरटी का मानता है। लेकिन आप समझिए, अगर उसने टाइप 11 का छोटा अपॉन छोटा सवाल दे दिया कि ऊपर एक छोटा लीनियर नीचे एक छोटा साइन कोस का लीनियर, तो वो आपको आराम से दे सकता है इस सवाल को। तो आप टाइप 11 को भी ध्यान रखें, क्योंकि टाइप 11 भी आपका एनसीईआरटी कवर करती है। हाँ, टाइप 12 नहीं करती है, बट मेरे हिसाब से तो ज्यादा अच्छा है कि आप टाइप तो लगभग सारी दिमाग में रखें ना। तो 11 का भी एक छोटा सवाल आ सकता है, क्योंकि साइन कोस का ऊपर छोटा फंक्शन नीचे साइन कोस का एक छोटा फंक्शन, अगर इस तरह का वो सवाल दे दे तो दे दे, इसमें कोई नहीं रोक सकते अपन, वो कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं माना जाए। चलिए ठीक है, चलो तो अब यहीं तक रखते हैं बेटा, बाकी कल मिलते हैं ना। हाँ, कल अपन डेफिनेट स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। ऑफलाइन के बिल्कुल बराबर है बेटा, ऑफलाइन के बराबर ही चलेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑफलाइन में भी यहीं तक पढ़ाया है, कल उनको भी इंडेफिनेट डेफिनेट शुरू करूंगा, आपका भी डेफिनेट शुरू करूंगा। सब कुछ सेम चलेगा, नथिंग टू वरी, है ना। मैं इसीलिए इस बोर्ड पे आ गया हूँ, मैं इस बोर्ड पे इसीलिए आया हूँ ताकि आपका सब कुछ सेम चल सके, है ना। इसीलिए इस बोर्ड का यूज कर रहा हूँ।
ताकि जितना टाइम वहां लगे उतना टाइम ही यहाँ लगे। मैं खुद ही कोशिश ये करता हूँ कि लगभग लगभग सेम चले, ताकि कभी कोई बच्चा बेचारा ऑफलाइन नहीं आ पाए तो वो शाम को ऑनलाइन भी ज्वाइन कर ले, तो भी उसका नुकसान ना हो, है ना। चलिए, ओके बेटा, चलो मिलते हैं फिर, बाय। कल मिलेंगे, ओके। ओके, कल मिलते हैं।